हेलो। जय स्वदेशी। जय स्वदेशी। यहाँ पर उपस्थित मेरे पत्रकार साथियों, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता दिल्ली, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैदराबाद से राजू जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जगत चौहान जी, राष्ट्रीय सचिव निगवेंद्र श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय सक्सेना जी और जो भी उपस्थित पार्टी के सभी लोग हैं, यहाँ पर सबका स्वागत है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरू करते हुए आप सबका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस को अच्छी जीत मिली पीछे मध्य प्रदेश के एमसीडी चुनाव में, उत्तर प्रदेश में भी आप सबने समर्थन दिया और अभी तक पार्टी 2 वर्षों में 7 राज्यों में अपनी पहचान बना चुकी है। और अब चूंकि पार्टी लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत करके भारत देश के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो चेंजेस, जो बदलाव के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का हम लोगों ने निर्माण किया है, सभी ने आप सबके सहयोग से। अब उसमें चर्चा करते हैं, अपने विजन और मिशन के ऊपर हम आज बात करते हैं। देखिए, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का जो मुख्य एजेंडा है, हम स्वदेशी स्वराज चाहते हैं। हम भारत देश को पूरे विश्व में विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। हम ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप पत्रकार भाइयों से लेकर के, मैं से लेकर के मेरे देश का विकास हो, स्वदेशी स्वराज की स्थापना हो, तभी ये भारत देश आर्थिक रूप से संपन्न बनेगा, तभी ये देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग आज ये घोषणा करते हैं कि हम इस भारत देश को आर्थिक रूप से स्वतंत्र कराने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का अभियान शुरू करते हैं। अभी पीछे हम लोग सोचा कि हम लोग स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन करें, लेकिन पता लगा कि भारत देश में अब स्वदेशी सत्याग्रह कोई नहीं कर सकता, उस पर बैन लगा दिया गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने देश को बढ़ाने के लिए संघर्ष नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी लीगल प्रोसेस के अंदर रहते हुए, क्योंकि हम लोग देश को नैतिकता का पाठ पढ़ाते चले आए हैं, देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए आगे आ रही है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज बेरोजगार भारत है। हमें 4 मुख्य पॉइंट इसके लिए ये है, रोजगार के लिए हम ये क्यों कर रहे हैं आपकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष? क्योंकि आज बेरोजगार भारत है और बेरोजगार भारत का उपाय क्या है? उसके लिए जिस दिन से ये पार्टी बनी थी, हमने कहा था कि हमारी सरकार जहां भी बनेगी हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे। और रोजगार गारंटी विधेयक का मतलब क्या है? ये हर घर रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं। मैं 1991 से कहता आ रहा हूं कि भारतवर्ष को अगर प्रत्येक गांव में खुशहाली लानी है तो हमको घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग के एजेंडे को पकड़ना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, सभी लोगों का आर्थिक विकास तभी संभव हो पाए। तो हर रोजगार, यह योजना हम चालू कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आगे आ रही है। दूसरी बात, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डूबता है भारत का व्यापार, डूब रहा है व्यापार भारत देश का। तो भारत देश को डुबाने का जो षड्यंत्र लोग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ है। हम अपने देश
रोजगार खत्म नहीं होने देंगे। उसके लिए सुधार करेंगे हम लोग भारत देश के रोजगार को, व्यापार को, प्रत्येक व्यक्ति को। फिर क्या तीसरी बात क्या है कि हमारे देश का जो उद्योग है, जो स्वदेशी उद्योग है, जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं, वो भी खत्म होता चला जा रहा है। चारों तरफ देख रही है निज नए कानून, निज नए रेट, जीएसटी की परेशानियां, सर्वर की परेशानियां, आईटी उद्योग की परेशानियां, ये डिजिटलाइजेशन के चक्कर में चाहे कुछ भी आप बंद कर लो, देश नहीं बंद होने दूंगा। ये संजय अग्रवाल का वादा है आपसे। जगह खाली कर दो, गुल्लक के पैसे तोड़ दो, सारे पैसे से उपयोग में लगा दो, लेकिन देश का अर्थ व्यवस्था, क्योंकि मैं पूरे जिंदगी व्यापार उद्योग को प्रोटेक्शन देता रहा हूं, किसानों को, जवानों को के लिए लड़ता रहा हूं, मैं खुद एक किसान हूं, तो ये देश नहीं डूबने दूंगा। ये जो हमारी अनऑर्गेनाइज ताकत है, चाहे कृषि की हो, चाहे उद्योग की हो, चाहे व्यापार की हो, इसको खत्म हम नहीं होने देंगे। इसके लिए किसी भी सीमा पर जाना पड़े, हम संघर्ष करेंगे। चौथी बात, जो महिला आरक्षण बिल की है, जो अभी तक लागू नहीं हो पाई, क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी का विजन और मिशन है कि महिलाओं को सशक्त करना, उनको आर्थिक ढंग से मजबूत करना, उनकी स्वतंत्रता के लिए काम करना और उसके द्वारा देश को मजबूत करना। तो इसके लिए हमारी मांग है कि महिला सशक्त बने, सशक्त भारत बने और एमपी और एमएलए के चुनाव में 33% महिलाओं का आरक्षण लगे। यह हमारी मांग है और यह मांग राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी को समर्पित करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे 2 शब्द कहेंगे। अच्छा, तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। डियर फ्रेंड्स एंड जर्नलिस्ट मित्रों, हमारे पार्टी प्रमुख श्री संजय अग्रवाल जी और जातीय अध्यक्ष दीदी पूनम गुप्ता जी एंड ऑल अदर पार्टी मेंबर्स, today after 75 years of our independence, now we are at the 76th year. We have seen hundreds of parties is coming into this country, ruling multiple national parties, but still we can say that the purpose of the constitution, purpose of the democracy is still not been seen in this country. I am just questioning you, are you people happy? Are you people happy with the services of the government at your village level, Sarpanch office, or at your mandal level, district level, or any level, in the courts, in the assemblies, in the secretariats, wherever you go for some service, are you getting any proper response? Is it possible in this country? Is this the purpose that we have got the democracy and so many freedom fighters fought for this country? So there is a lot of lack of service for the citizens in this country. The reason is simple, that the citizen is away from politics, political are away from the government administration, and government is away from citizen service. In turn, we are facing day-to-day problems and nobody is there to care of us. In this matter, we all, people like us, we all together, we have decided to form a new party where every citizen will become a member and every citizen will participate in the decision makings of the country, and so that there won't be any gap between the citizen and the politics and government and the citizens. With this agenda, in a professional approach, we want to make the reforms in the administration and the system of this country. So I would like to inform each and every citizen of this country and also the journalists here that this party
is mainly focusing on empowering every citizen of this country. There should be a response, respect, and recognition to every citizen, so that the real value of the independence, the real value of the democracy, we can see in this country. That's how I joined this team to develop together for the united and secular nation India. साथियों, बड़ा मजाक से लगता है हमारे देश में 75 साल होने जा रहे हैं देश के, और 75 सालों में भारत का निर्माण हमारी अभी तक की बात कर नहीं पाए। एक आदमी ने किसी बात में झगड़ा किया, दूसरे ने कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, उसकी सरकार बनी, उसने वही एजेंडा लागू कर दिया। नया क्रिएटिव कुछ नहीं है, सृजन कुछ नहीं है, देश के निर्माण के लिए नहीं, व्यक्ति अपने खुद के निर्माण के लिए लगा हुआ है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि पहले परिवारों की सरकार बनती रही, अब व्यक्तिवादी सरकार बन रही है। और हम क्या चाहते हैं आप सबके साथ मिल करके? हम ये चाहते हैं कि अब नहीं चलेगी व्यक्तिवादी व्यक्तियों की सरकार, अब नहीं चलेगी, नहीं बनेगी, न बनने देंगे व्यक्तिवादी व्यक्तियों की सरकार, न परिवारवादी विदेशी सरकार। अब बनेगी स्वदेशी, हमारी आप सबकी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की स्वदेशी सरकार, स्वदेशी सरकार, स्वदेशी सरकार। बोलिए, आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए अपने देश की सरकार? आप पत्रकार भाई, मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, चाहिए ना देश की सरकार? विदेशी सरकार कौन सी है? विदेशी सरकार जिसमें विदेशी लोग शासन करे, जिसमें विदेशी पॉलिसी के शासन करे। अभी हमारे देश में किसान बिल क्या था? ये विदेशियों के द्वारा लाया हुआ ही बिल है कि आप दो कॉर्पोरेट के हाथ में आप इसको आप कंट्रोल कर ले, और हमारा जितना यहाँ पे किसान भाई है वो अनऑर्गेनाइज हो जाए, से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज कर दे, उनको सडन के जरिए कंट्रोल में कर दे। भारत देश किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। चाइना और पाकिस्तान जैसे दुष्चारी लोग कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना भारत देश को। भारत ने कई बार रगड़ करके ठोका है उसको। कहने का मतलब यह है कि भारत देश में अब स्वदेशी काम आगे बढ़ेगा, आपके लिए काम। आप पत्रकार भाई है, मैं आज पूछता हूँ, इतने वर्ष हो गए, 75 साल, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, क्या पत्रकारों के लिए कोई बिल आया? आपके आर्थिक ढांचे मजबूत करने के लिए कोई बिल आया? अभी तक नहीं आया। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पत्रकारों के रोजगार को सुरक्षित करने के लिए बिल लेकर आएगी। कम से कम आप लोगों के घरों में एक सभ्य समाज के हिसाब से 50,000 60,000 रुपया महीने में आमदनी पहुंचे। आप लोग इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे आपके लिए। बोलिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए 50,000 रुपया कम से कम महीने में तनख्वाह? निश्चित रूप से चाहिए, ज्यादा चाहिए। सत्ता में आने से पहले सभी पार्टियां कहती हैं हम ऐसे नहीं हैं, संजय अग्रवाल हम जो कहेंगे वही करेंगे। आप यही आज तक हमने पिछले जो 30 साल पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम स्मार्ट गांव बनाएंगे। हम आज भी लड़ाई लड़ रहे स्मार्ट गांव के लिए। हमने कहा था कि हम रक्षा रोपण करेंगे, हम गुजरात में भी जाके स्टार्टअप ग्रीन गुजरात कराएंगे, तो रक्षा रोपण का अभियान छेड़ा है। कहने का मतलब जो कहो वो करो, ये वही लोग कर सकते हैं जिनके वर्ष की कीमत है। ये आपका विवेक है कि आपको सुविधा दे कहा जाएगा। अच्छा, आप बताइए, सड़क पे जाते हैं अभी, अब ये कानून ले आई सरकार दिल्ली की है, नकल फैक्ट्री है दूसरों की, 10 साल के बाद डीजल का गाड़ी नहीं चलेगा। अरे भाई, क्यों नहीं चलेगा? अगर वो गाड़ी मेंटेनेंस है, उसका फिटनेस है, तो आप क्या कोई गाड़ी अपना कसूर के पैसे से खरीदता है? हम में थोड़ी खरीद रहा है कोई गाड़ी। आपने कहा 10 साल बाद गाड़ी नहीं चलेगा। किसको अधिकार है ये कानून लाने का? जनता से बड़ा कानून कुछ नहीं है। अभी आप कहते हैं कि जन सेवक, मजाक करते हैं। मैं कहता हूं, सारे सरकारी अधिकारियों को सीओजी नंबर मिला हुआ है। सबके लिए तय है कि भाई 3 से 5 डेली जनता की समस्या सुनेंगे। अरे जनता तो पार्क बनवा के अंदर बिल्डिंगों में नहीं घुस पाती, इसको कौन सुरक्षित करेगा? गुड गवर्नेंस कौन लाएगा? उसके लिए है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे कि प्रत्येक सरकारी
साल में गाड़ी नहीं चलेगी, कहीं गाड़ी सड़क खराब है, टैक्स सबसे आप लेते हैं, गाड़ी ठुक गई, आदमी मर गया, उसके लिए कौन जुर्माना देगा? हमारी सरकार बनेगी तो सरकार जुर्माना देगी। जैसे जनता से सरकार जुर्माना वसूलती है, वैसे ही जनता को के हित में सरकार को जुर्माना देना पड़ेगा, तभी तो कार्य पद्धति स्ट्रॉन्ग बनेगी। जिस आदमी की गलती से, अधिकारी की गलती से वो सड़क खराब है, जिस ठेकेदार की गलती से सड़क खराब है, तभी तो उसको सजा मिलेगी। ये तो आप लोग चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। कमिंग इलेक्शन राजस्थान और मध्य प्रदेश में जी आपका वो क्या बोलते हैं उम्मीद क्या है? मतलब कमिंग इलेक्शन मध्य प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तेलंगाना का चुनाव लड़ेंगे, आंध्रा का चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। ताकत में लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमारी विचारधारा से सहमत हो रहे हैं। भारत देश में जहां भी हमको कैंडिडेट मिलेंगे, आप सबके सहयोग से मिलेंगे, हम देश का वो सभी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस अपनी किसी भी प्रकार की नीति से, सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करेगी। किसानों के लिए हमने भैया 1991 पॉलिसी दे दी थी, जब हमने कहा था कि स्मार्ट भारत देश में स्मार्ट गांव चाहिए और स्मार्ट शहर लाइए, लेकिन उससे पहले स्मार्ट गांव लाइए। तो हमने कहा था कि किसानी को का औद्योगिकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? किसानी का औद्योगिकरण करना चाहिए। ये हमारा शब्द है, स्मार्ट गांव संजय अग्रवाल का शब्द है। पहली बार हमने कहा था प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक सशक्तिकरण बना करके, प्रदान करके, रोजगार मुहैया करा करके आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। किसी को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल में दे करके कोई आत्मनिर्भर भारत बनेगा क्या? रोजगार, सुरक्षित रोजगार, किसानी को बढ़ाइए, औद्योगिकरण, अच्छी बीज दीजिए। वहीं पे भारत किसान के पास एक फैक्ट्री लगाते हो, 2000 स्क्वायर फुट में, 5000 स्क्वायर फुट में फैक्ट्री लग जाती है। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते? जिसके पास, किसान के पास 10 एकड़, 20 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़, कई एकड़ जमीन है, वहां उद्योग लगाओ। किसानी जो उसकी उपज होगी उसको फैक्ट्री वही लगवाओ, पूरा देश खुशहाल बनेगा। वो योजना संजय अग्रवाल के पास है, किसी के पास हो। मैं तो चैलेंज करता हूँ भारत देश के जितने भी नेता, जितने अधिकारी हो, लाइव बैठिए, चर्चा करिए, आइए बात करिए, सोल्यूशन मैं दूंगा आपको, और ना दे पाऊँ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जी बोलिए। सर, आपको जनता वोट क्यों देगी? अच्छा ठीक है भैया। क्यों देगी जनता आपको वोट? आपने राष्ट्रीय हित में हमारे क्या कार्य किए? हमने जनता की अच्छा, हमारी बहन पूछ रही है राष्ट्रीय हित में हमने क्या कार्य किया, तो वैसे तो अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ कार्य बहन के बधाई देते हैं। देखिए, भारत देश में सबसे पहले जब हम बच्चे थे, हम पढ़ते थे, अभी 12वीं पास नहीं किए थे, तो हम बनाए थे गौरक्षक दल। भारत देश के गाय माता को संरक्षण और संवर्धन प्रदान के लिए बनाए गौरक्षक दल, और आज कई गौशालाओं को सुरक्षित संवर्धित करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पर्यावरण के लिए बनाए ग्लोबल वार्मिंग समिट, अखिल भारतीय महासभा का उपसंगठन। उसके जरिए हमने कहा, इसी प्रेस क्लब में यही खड़े होकर के हमने इसकी शुरुआत की थी। पीपल का वृक्ष लगा करके हमने कहा था कि हम 20 करोड़ वृक्ष लगाने का अभियान चलाते हैं, और हमने 18 स्टेट में स्टार्टअप ग्रीन शुरू किया। सबसे पहले स्टार्टअप ग्रीन गुजरात किया, ठीक है। फिर गरीबों को देखते थे, ट्रेन से चले बचपन में तो देखा गरीब लोग खाने के लिए बैठे भीख मांग रहे हैं, देश में कोई के लिए सोच नहीं रहा, तो बनाए रोटी बैंक। हम संस्थापक हैं उसके, रोटी बैंक की स्थापना की है भारत देश में। आज बड़ा खुश होते हैं, बहुत सा रोटी बैंक चल रहा है। हमें लगता है चलो हमारा मुकाम, हमारा अभियान सफल होता महसूस। संजय जी, सुन लीजिए, एक 2-4 वो बता देती है। फिर लोग बोले विदेशी के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया कंपनी आई, हमें कब्जा कर ली थी। हमारे पिताजी के और पिताजी के लोग, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी बताते थे, हमारे नाना बाबा दादा, तो बनाए स्वदेशी संगठन, और राजीव मिस्त्री जैसे महान लोग उसके साथ में जुड़कर काम किए। संजय जी, तो हम लोग कैसे कई 283 संगठन बना दिए, संजय 283 आंदोलन कर दिए। आज और मौका मिलेगा और आंदोलन करेंगे। देश की जनता को संरक्षण और संवर्धन देने के लिए हम अपने भी जिम्मेदार समझते हैं। हम हो ना हो, लेकिन जिस लायक करेंगे। संजय बताइए, इम्पोर्ट बिल और एक्सपोर्ट बिल दोनों ही बराबर है, ठीक है। तेल मंगाया जाता है फूकने के लिए, मतलब पेट्रोल डीजल मंगाया जाता है, भोज्य तेल भी मंगाया जाता है खाने के लिए।
आप इकोनॉमी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि इकोनॉमी ऐसा ही आपकी इशारा पे ही चलेगी इकोनॉमी। नहीं, हमारे इशारे पे तो तब चलेगी जब आप तो हमको चुनाव जिताएंगे, हमारी बात देश की जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। तो अरे आप ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते? रोज जाते हैं पत्रकार बनते तमाम सभाओं में, पूछते क्यों नहीं कि जीएसटी लगाओ तेल के अंदर? क्यों नहीं पूछते? पूछता हूँ तो लगवाओ ना भैया, हम साथ हैं आपके, करो संघर्ष, हम भी साथ हैं। संघर्ष करना किसी राजनेता की ड्यूटी या जनसेवक की अकेले ड्यूटी नहीं है, प्रत्येक अंतिम पत्रकार की ड्यूटी है। हम सोच रहे हैं आपके बारे में ना, जब आपका डीएबीसी जो लगता है उसके ऊपर टैक्स लगाया गया, तो कुछ पत्रकारों ने हमको लिख करके हमारे दफ्तर में दिया कि भैया हम पत्रकार हैं, पहले कहते हैं तुमको वो देंगे एडवर्टीजमेंट और डीएबीसी वो लगा दिए, ठीक है, और उसके बाद जब टैक्स लगा दिए तो लोग हमारे पास आए, हम लोग लड़ाई किए, पीछा गया था, पता नहीं दोबारा लगा दिया तो हमको पता नहीं, ठीक है। तो ये संघर्ष एक दूसरे को मिलकर करना पड़ेगा, देश के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, व्यक्ति को देश के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है ईवीएम का क्या आपका ओपिनियन है? ईवीएम के खिलाफ है, बीजेपी को छोड़ के आपका क्या ओपिनियन है? देखिए ईवीएम जैसे पहले लोग, टीचर तो सवाल है ये मैं तो संक्षेप में, पहले लोग क्या करते थे कि ईवीएम जो है जैसे पहले वोट पहले वो कब्जा कर लेते थे, ऐसे कुछ लोगों के पास ईवीएम की मशीनें हैं, वो भी समय पा करके ईवीएम की मशीनें रात बिरात सहयोग से सरकार से बदल लेते, ऐसा मेरा आइडिया है, ठीक है। और ईवीएम में बैठकर सॉफ्टवेयर में कोई टेक्नोलॉजिकल फेल करते मैं इसको नहीं मानता। ईवीएम चले लेकिन थोड़ा सा पारदर्शिता चले, ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो सकती, आपका मानना है? काम लोगों को हरा नहीं पाए। केवल रोजगार की बातें आप देख रहे हैं, जो भी सरकारें आती है या आना चाहती है वो रोजगार की बात जरूर करती है, बट प्रेजेंट में देखा जाए तो रोजगार करते, जैसे आपने बोला कि उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगाने के बाद जो जीएसटी चलाएंगे आप, और जीएसटी से जो टैक्स आएगा आपके पास वो सारा पैसा बगल में खर्च कर देंगे आप। आपकी सरकार से 2 साल में कब की दर से जितने भी फैसिलिटी है उसको कम करके हम जनता के लगाएंगे, जबकि एक पार्टी ने ऐसा ऐलान किया है। क्या आपकी पार्टी ने कभी ऐलान की? क्या आपने? अरे भाई संसद तक पहुंचाओ तो हम संसद पूरा देश ठीक करने में पहुंचाओ तो पहले कोई ऐलान किया ऐसा एक मिनट आप समझिए, आज का देश का मैक्सिमम प्रॉब्लम है संसद से ही है। हमारे अम्बेडकर जी, पूज्य अम्बेडकर जी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में देश को चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी संसद का है, पार्लियामेंट का है। जो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं उसकी जिम्मेदारी है देश को वेलफेयर बनाओ, देश को गुड गवर्नेंस बनाओ। अगर हम देखते पार्लियामेंट में कभी कभी एक कॉमेडी शो भी बन जाता है, पार्लियामेंट असेंबली आप भी देख रहे हैं, आप भी मैक्सिमम देखते, तो इसको सुधारना है। पार्लियामेंट में ऐसा जैसे अब चर्चा चल रहा है ऐसा चर्चा चलना चाहिए, असेंबली में भी ऐसा चर्चा चलना चाहिए, टॉपिक पे चर्चा चलना चाहिए। जो एमएलए है, एमपी है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके लिए अच्छा लोगों को सेलेक्ट करना पब्लिक का जिम्मेदारी है। अच्छा लोगों को कौन अच्छा कौन बुरा ये सब देखभाल और पब्लिक को नॉलेज देने का काम आप लोग पत्रकार में। सर आपने 4 राज्यों में अभी तक आपने हमारी पार्टी के एजेंडा को ठीक है समझा भी होगा क्या है किस तरह से, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है कि जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है मेरे हिसाब से पार्टी के विचारधारा ये है कि अगर जो भ्रष्टाचार हमारा शुरू होता है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार, तो सबसे पहले एजेंडा में हमारा ये शामिल है कि हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को बिल्कुल मिटा दें। हम जो अभी 2024 में जिन प्रत्याशियों का चुनाव कर रहे हैं तो हम सोचे हुए हैं कि वो प्रत्याशी सभी प्रत्याशी खुद सक्षम हो, पैसा नहीं दे। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे देश में अब ये प्रथा हो गई है कि वो जो प्रत्याशी खड़ा होके चुनाव लड़ता है उसके बाद वो जीत जाता है, आप बिठा लेते हैं उनको विधानसभा और, लेकिन उनका कार्य सिर्फ इतना रहता है 5 साल कि हम कैसे पैसे कमाएं और पैसे कमा के हम कैसे दूसरी बार चुनाव के लिए अपना टिकट खरीदें। तो ये सब है, तो वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। क्षेत्र का विकास बिल्कुल
ये तो आपके साथ चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे हैं या उतर चुके हैं, इसके लिए एक बड़ा बजट, एक फाइनेंशियल की जरूरत है। दूसरी बात आप कर रहे हैं करप्शन करने की, करप्शन को कम। केजरीवाल भी आए, करप्शन का नारा दिया, खत्म करूंगा, पुलिस उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वो तो आया, लेकिन उसके बावजूद कितना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा। उसका देश लेकर रामदेव आए, सबसे ज्यादा उसमें मिलावट हो गई। तो अब आप कह रहे हो, आप कह रहे हो अब मुझे बताइए, एक तरह आप देखिए, आप सोचिए, आप ये बताइए, आप सवाल ये है आप ये बताइए, करप्शन खत्म करने का आपके पास क्या एजेंडा है, जहाँ पर एक मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए प्रशासन ही बोली लगा वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उनने तो कुछ भी कभी ना काम भी किया है और कुछ नहीं कर पाए, उसकी तो हम जो जिसने भी अच्छा काम किया है उनके अच्छी कामों को आगे बढ़ाएंगे, और जो नहीं कर पाए उनसे हम सीखेंगे कि उनको क्या आवश्यकता थी, किस वजह से वो नहीं कर पाए। जी एक इम्पोर्टेंट सवाल इनका है। आपने बताया कि 4 राज्यों में हमने चुनाव लड़ा है, 4 राज्य में लड़ लिए भाई। ओके ओके, हाँ बताओ, कितने पूछो, टोटल वोट मिले आपको? एक क्वेश्चन पूछो जो पूछना चाहो। टोटल कितने वोट मिले अभी तक आपको? ये चुनाव आयोग के उसमें चले जाओ, सब देख लो जाओ। अरे मैं लेके थोड़ी बैठा हूँ भाई। सर ये बताएं कि आपकी नजर में जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है कंट्री का, उस हिसाब से इफ यू हैव टू पिक द टॉप मोस्ट प्रॉब्लम इशू ऑफ द कंट्री, व्हिच वुड यू कंसीडर द टॉप मोस्ट इशू? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो है पैसा जेब में होगा तो खुशहाली होगी, जेबें खाली होंगी, गुल्लक टूटी होगी, चाहे आपकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे किसी की, तो समय आपका मन भी खराब रहेगा, आपका पूरा सिस्टम खराब रहेगा, आपका पारिवारिक दृष्टिकोण भी खराब रहेगा। पहले पैसे की व्यवस्था करो, देश को आर्थिक रूप से मजबूत करो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात अपने मन की बात नहीं है, एक्चुअल में वो पार्टी है कि वो जन की मन की बात है, और उसको सुन के समझदार मीडिया पूरा करें, और हमारा कमिटमेंट है जिंदगी के अभी है क्योंकि जो ये समय है कृपया शांत रहे। हमें तो इस लायक अपनी कंट्री को बनाना है, अपने देश को बनाना है कि लोग हमारे कामों से जाने, ना कि सिस्टम से जाने या हमारे एडवर्टाइजमेंट से जाने। तो जो स्वदेशी कांग्रेस पार्टी है वो ये चाहती है कि हम अपने प्रदेश से ये काम करें, क्योंकि हम लोग गाँव से आए हैं और हमें मालूम है कि गाँव में कैसे लोग पढ़ते हैं, कैसे सरकारी व्यवस्था है हमारी। तो बीएसपी जो चाहती है वो निजीकरण नहीं चाहती, वो सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे देश के सभी सरकारी शिक्षा केंद्र जो है वो बहुत उचित व्यवस्था हो, जो भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी उचित व्यवस्था हो। और जो सड़कें हैं, हम आप ये समझते हैं कि हम लोग जो भी उपभोक्ता है वो हर चीज की जो उपभोग करता है अनेकों बार उसको अपने टैक्स देना पड़ता है। उसे नहीं पता कि वो कितनी प्रणालियों से गुजर रहा है, टैक्स दे रहा है। तो इसी अगर हम जिससे चीज खरीदते हैं कई बार उससे गुजरना पड़ता है। तो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी एक टैक्स की व्यवस्था करेगी जिससे कम से कम हमें पता हो कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं और हमें सरकार उसके बदले क्या क्या देती है। हम सरकारी शिक्षा बहुत अच्छी करेंगे, सरकारी स्वास्थ्य सेवा बेहतर करेंगे, जिससे गरीबों हम देख रहे हैं वहाँ पे गाँव से लेकर जो हमारे लोकसभा क्षेत्र है उसमें भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे वहाँ जाके लोग अपनी स्वास्थ्य सेवा ले सके। तो इन सब के लिए हम प्रयास करेंगे और सड़कों में जाके हम रोड में जाते हैं, जा रहे हैं, टैक्स दिए जा रहे हैं, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं हमारे पास टैक्स लगे हुए हैं, हम वहाँ से गुजरते हैं, अगर बाइना में हमारे कुछ है वहाँ उसका अमाउंट खत्म हो गया या कम हो गया तो हमारे साथ टैक्स वो डबल ले लेते हैं। लेकिन जो ऐसी व्यवस्था है कि अगर
पास की मशीन खराब हो जाती है पुनः उसको वापस करेंगे, नहीं देते ना। ये सारी व्यवस्थाएं हमें बिल्कुल मजबूत करनी है। सुरक्षा देख लीजिए आप, निजी तरह जो हो गया है हमारा, हम दे रहे हैं ना टैक्स, पूरा सब लोग दे रहे हैं, आप लोग भी दे रहे हैं, हर तरह से दे रहे हैं, लेकिन हमें सुरक्षा कितनी मिल रही है? आज हर आदमी सोसाइटी में रहना पसंद करता है क्योंकि वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सोसाइटी में रहता है क्योंकि वहाँ निजी गाड़ी की व्यवस्था है, वहाँ पर निजी पानी भी हमें खरीदना पड़ता है, वहाँ पे हमें बिजली भी देनी पड़ती है। सारी जो व्यवस्थाएं सरकार को देना चाहिए तो सरकार नहीं दे रही है, और हम खुद अपने टैक्स देने के बावजूद भी हम सारी व्यवस्था खुद कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? आप लोग खुद उचित समझे। और जो कहते हैं कि करोड़ों रुपए करोड़पति आएंगे, उससे करोड़ों रुपए कमाएंगे, उससे ले जाएंगे, देश की व्यवस्था में कोई सहयोग नहीं करेगा। इसलिए आप सबसे हमारी विनती है कि आप सब मीडिया भाई है ना, मीडिया साथी तो हमारी आंख और कान होते हैं, हर पार्टी के आंख और कान होते हैं। अगर आप ही कमजोर हो जाएंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे कि करोड़पति वहाँ इतने करोड़ों रुपए, बताइए चुनाव में करोड़ों रुपए कहाँ लगते हैं, कहाँ आवश्यकता है? शराब पिलाने के लिए आवश्यकता है, लोगों को खिलाने की, एक दिन के लिए आप उसको खड़ा करते हैं। जनप्रतिनिधित्व जो चुनते हैं वो एक दिन के लिए, वो एक दिन आते हैं, करोड़ों रुपए आपको खिला पिला के चले जाते हैं, उसके बाद वो पलट के नहीं देखते। आप सबको पलटते हैं, कभी देखते हैं, आप मिलते हैं कभी? इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से ऊपर पहुंचती है। जब वो वहाँ पहुंच जाते हैं तो वो कहती है कि नहीं, जब हमने इतना सबको खिलाया पिलाया तो हम अब उनको क्यों पूछे? ऐसा ना करें। अपने देश जो है स्वराज है हमारा, बहुत ही अच्छी भावनाओं से आपस में ऐसा भाव है, इतना प्रेम है हम सब भाइयों बहनों में, आपस की जो संस्कृति है वो इतनी अच्छी है। तो उस भाव को आगे बढ़ाइए और साथ चलिए। आप सबका साथ बहुत आवश्यक है। अगर आप सब लोग साथ देंगे और जन जन तक हमारी आवाज को पहुँचाएंगे तो मैं निश्चित तौर से मैं कह पाऊंगी, मेरे जो शब्द होंगे वो बिल्कुल लकीर की तरह होंगे, और जो मैं कहूँगी वो कैसे दिखाऊंगी, ये मेरा मोटा है। लास्ट सवाल है, ये आपके पार्टी का नाम है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, बैकग्राउंड आपका भगवा है, तो मेरे दिल में ये आ रहा है कि कहीं ये बीजेपी का बी टीम तो नहीं है? भगवा कलर जो है किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। भगवा भगवान सूर्य से मिला है, भगवान सूर्य से भगवा मिला है। नीला रंग जो है आसमान से मिला है। अरे धरती में रहने वाले मेरे भाई पंच तत्व से आए और उसी में जाना है, तो ये सब वहीं से है। ये किसी पार्टी जो है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस स्वदेशी विचारधारा की पार्टी है। ये सिर्फ आपकी हमारी पार्टी है, हमारा गठबंधन आपसे सूझ करता है जो उसके दिमाग में आता है। अच्छा नहीं भैया, उस मेंटलिटी का होता है। नहीं ये प्लस टीम है, ठीक है। ये एनपीए नहीं है जो किसी से वसूली करे, ठीक है, या किसी से लोन ले, ये एनपीए नहीं है, ठीक है। लोकसभा के लिए